नमस्कार साथियों। पिछले दिनों आरपीएससी ने सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है और हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा है। मौद्रिक दृष्टि से या मॉनेटरी एस्पेक्ट से भी कहें तो जिस वेतनमान के ऊपर चयन होता है वो वेतनमान से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समकक्ष है। और पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने जिस तरह से पदनाम परिवर्तन किया उसके पश्चात इस सेवा की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। तो निश्चय यदि आप सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि आपने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है। अब समस्या यह आती है कि परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा है, खासतौर से इतिहास के अंदर सिलेबस अत्यंत ही विस्तृत है। इसके अतिरिक्त जैसा कि कहा जा रहा है कि आरपीएससी ने अक्टूबर माह में परीक्षा आयोजित करने का अपनी मंशा जताई है। तो हम इस पहलू पे बात करेंगे कि किस तरीके से इतने कम समय में तैयारी की जाए। इसमें मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि परीक्षाएं ज्ञान और गहन अध्ययन की अपेक्षा रणनीति की मांग ज़्यादा करती हैं। जहाँ एक तय सिलेबस हो, प्रश्नों की प्रकृति समान हो, वहाँ गहन तैयारी और अत्यंत बौद्धिकता की अपेक्षा जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वह रणनीति है कि पाठ्यक्रम को हम कैसे देखें, प्रश्नों को हम किस प्रकार समझें और किस प्रकार हम परीक्षा के पैटर्न को जानें। यदि हम परीक्षा के पैटर्न को जानें और रणनीति बना करके पाठ्यक्रम को फोकस करें तो हम कम समय में भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर आश्वस्त भी हूँ कि अक्टूबर में परीक्षा होना किंचित असंभव सा प्रतीत होता है। पर यदि हम ये मानें कि आरपीएससी आपको तैयारी में रखना चाहती है, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि आरपीएससी वांट्स टू कीप यू ऑन टोज, तो उस दृष्टि से 3 महीने को आप जाया न करें और तैयारी में जुट जाएं। तो इस आपसे चर्चा के इस पहले खंड में मैं इसी पे बात करूंगा कि कैसे हम कम किताबों से 3 महीने में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं दोनों पेपरों के लिए 5 से 6 किताबें लक्षित करूंगा और किस प्रकार से इन किताबों से एक बढ़िया तैयारी की जा सकती है, सफल हुआ जा सकता है। पहले लेक्चर के पहले भाग में मैं इसी पर अपने को केंद्रित करने जा रहा हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछली बार की परीक्षा का क्या पैटर्न था। वो पैटर्न हमें अपनी इस बार की तैयारी की रणनीति को बनाने में काफ़ी मदद करेगा। ये मैंने सिलेबस के कुछ अंश लिए हैं, थोड़ा जल्दी मैं इसको स्क्रॉल करूँगा और ये वो अंश हैं जिनमें से कम 5 प्रश्न विगत परीक्षा में या 2014 की परीक्षा में भी मोटे तौर पे कम से कम 5 प्रश्न आए थे। ये हम पहली यूनिट की अर्थात जो पहला पेपर है प्राचीन मध्यकालीन भारत और इतिहास दर्शन का, उसके पे बात करने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो पहले पेपर की जो यूनिट सबसे महत्वपूर्ण है, मैं उनको जस्ट तेजी से स्क्रॉल करूँगा फिर अपनी बात पे आऊँगा। और ये स्क्रॉलिंग पे आप इस बात पे गौर करेंगे कि किस प्रकार सिलेबस के कौन से हिस्से ज़्यादा प्रश्न बना रहे हैं। तो जो परीक्षा का पैटर्न है, जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उनसे ये निश्चित हो जाता है, ये तय हो जाता है कि पाठ्यक्रम के वही हिस्से ज़्यादा बड़ा अंश बना रहे हैं या ज़्यादा बड़े प्रश्न निर्मित कर रहे हैं जो या तो घटना बहुल हैं या तथ्य बहुल हैं। तो आप देखिए कि जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इस ये तथ्य बहुल है, बहुत सारी किताबों पर बात हो जाती है, बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे बात हो जाती है, बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हैं। प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें भी बहुत सारे ये भी तथ्य बहुल है। इसमें बहुत सी सूचनाएं, पैलियोलिथिक टू न्यूलिथिक एंड चालकोलिथिक ट्रांजिशन, मेजर साइट्स, टूल्स एंड कल्चर, इसमें मेज साइट्स के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जाहिर है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में सरस्वती सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ओरिजिन एंड एक्सटेंट, मेजर साइट्स एंड सेटलमेंट पैटर्न, ट्रेड एंड क्राफ्ट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, डिक्लाइन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेटर हप्पन फेज। तो इनके ऊपर ये जो पहले और दूसरे टॉपिक हैं, पिछली बार इन पे मिला करके कम से कम 10 प्रश्न थे। फिर हम तीसरे चौथे बिंदु पर आते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण वैदिक सभ्यता से, स्टेट फॉर्मेशन, रिपब्लिक एंड मोनार्कीज, इकोनॉमिक ग्रोथ,
इमरजेंस ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आर्जीवक। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 3 ही सेक्ट पे बात की जाएगी, इसमें जो और दूसरे सेक्ट थे चारवाक वगैरह उन पे बात नहीं की जाएगी, क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि लिटिगेशंस और बहुत सी चीज़ों के चलते कमीशन जो है वो सिलेबस के ऊपर पूरी तरह से गंभीर रहता है और सिलेबस के बाहर से प्रश्न बिल्कुल नहीं आते। तो इस दृष्टि से यदि आप माइन्यूटली सिलेबस को देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये भी बहुत इवेंटफुल पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसमें से भी 5 से 6 प्रश्न पिछली बार थे। उसके बाद पोस्ट मॉरियन पीरियड, ये इवेंटफुल भी है, इसमें बहुत सारे राजवंश हैं, आर्ट के लेवल के ऊपर बहुत परिवर्तन है, ट्रेड के लेवल पे बहुत परिवर्तन है और ट्रेड रिलेशंस हैं भारत के बाहर से भी। तो इसलिए इसके अतिरिक्त सेक्ट्स भी देखें तो हम जैनिज्म और महायान बुद्धिज्म इसमें आता है, और जो सनातन धर्म परंपरा है उसके अंदर वैष्णव और शैव परंपरा पल्लवित होने लगती हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। 6 से 7 प्रश्न इसमें से आते हैं। एंशिएंट इंडिया का लास्ट हिस्सा मैं कहूँगा इंपीरियल गुप्ताज, जिसको हम, क्योंकि गुप्ताज के साथ स्वर्ण युग की परंपरा जुड़ी हुई है, जिसको क्लासिकल लिटरेचर कहते हैं, वो इस समय बहुत विकसित हुआ था, आर्ट की परंपरा में बहुत पल्लवन हुआ था, भारत की मंदिर निर्माण शैली इसी समय प्रारंभ हुई थी। तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके ऊपर भी हमें 5 प्रश्न पिछली बार मिले थे। इसके बाद इन टॉपिक, ये जो एंशिएंट इंडिया के टॉपिक हो गए, इसके बाद हम जो पार्ट बी है पहले प्रश्न पत्र का, मेडाइवल इंडिया, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन इस पे मिलते हैं। जाहिर है तथ्य बहुल है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हैं और आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं। इस समय फारसी साहित्य और विदेशी जो ट्रैवलॉग्स हैं विदेशी लेखकों के, विदेशी यात्रियों के, वो उन पे बहुत प्रश्न आते हैं। तो ये पहला टॉपिक 5 से 6 प्रश्न बनाया था पिछली बार। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो छठा है, सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड फ्रॉम 13th सेंचुरी टू क्लोज ऑफ 15th सेंचुरी, कंपोजिशन ऑफ रूरल सोसाइटी, इस पे बहुत प्रश्न नहीं है। रूलिंग क्लासेस पे एक आध प्रश्न आता है, टाउन ड्वेलर्स, विमेन, रिलीजियस क्लासेस, इस पे नहीं है। स्लेवरी अंडर द सल्तनत, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट पे प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। इसका तर्जुमा करने की मैं सोचता हूँ कि विद्यार्थियों को आवश्यकता नहीं है सिलेबस की, पर यदि इस बारे में भी हिंदी के अंदर भी इस पर आगे अपन बात करेंगे। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा जो पार्ट है छठे का, फारसी साहित्य, लिटरेचर इन द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनमें खासतौर से अवधी है, ब्रज है, सल्तनत आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविंशियल वेरिएंट अर्थात सल्तनत काल की वास्तु, और जो हमें इस समय के क्षेत्रीय विविधताएं मिलती हैं, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो मांडू हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बंगाल हो, इन पे बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। कंपोजिट कल्चर की बात भक्ति और सूफी में खासतौर से हो जाती है, उस पर कोई विशेष नया प्रश्न कहीं इस पर नहीं बनता है, वहीं बनते हैं। इसका जो छठे का जो सी कंपोनेंट है, इस पे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स पे एक आध प्रश्न मिलता है, पर ओवरऑल छठा जो है सिलेबस के अंदर छठा जो पार्ट है वो बहुत प्रश्न बना रहा है। 7 से 10 प्रश्न 14 और 20 में यदि हम देखें तो आए हैं। फिर 12वां जो टॉपिक है, पॉलिसीज ऑफ द मुगल, डेक्कन, रिलीजियस, राजपूत एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसीज, इसमें 12वें टॉपिक में मुगलों की कतिपय नीतियों के ऊपर चर्चा है, जिनमें दक्कन की उनकी नीति, उनकी धार्मिक नीति, उनकी राजपूत नीति और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को लेकर जो नीति है, ये इवेंटफुल बहुत है, बहुत घटना प्रधान है। राजपूतों के साथ रिलेशन, डेक्कन के साथ जो लड़ाइयाँ हुई गोलकुंडा, बीजापुर इत्यादि में, और मराठों से खासतौर से। इसके अलावा जो रिलीजियस पॉलिसी है उसके अंदर बहुत से तथ्य हैं, तो इस पे बहुत प्रश्न बन रहे हैं। और उसके बाद 13वां एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम, तो जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, खास तौर से जो मनसबदारी व्यवस्था है, और जो केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन है, इस पे बहुत प्रश्न आते हैं। तो 6 से 5 प्रश्न इस टॉपिक में से भी निश्चित रूप से बनते पाए गए हैं। ये 2 परीक्षकों के लिए बड़े प्रिय रहे हैं, दोनों ही मराठों से संबंधित है। राइज ऑफ द मराठाज, शिवाजी, कॉन्क्वेस्ट, सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पद पातशाही। बहुत सारे प्रश्न जो हैं इस पे शिवाजी की विजयों के ऊपर,
उनके उनका जो नागरिक और सैन्य प्रशासन है उसके ऊपर पूछे जाते रहे हैं। चौथ और सरदेशमुखी पे शिवाजी के काल में तो कम प्रश्न होते हैं, परंतु फिर ये प्रश्न एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर अंडर पेशवाज कॉन्फेडरेसी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ चौथ और सरदेशमुखी के ऊपर भी सवाल हैं और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे भी अक्सर सवाल होते हैं। तो इस प्रकार ये दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं। जो हमारा बी पार्ट है सिलेबस का, उसका ये आखिरी टॉपिक है। ये वैसे उस संदर्भ में ये बहुत तथ्य बहुल है, जैसा कि हम जानते हैं लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ पर्शियन, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस, मुगल एंड सूर आर्किटेक्चर, रीजनल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड पेंटिंग ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ये 16 to 18 सेंचुरी के अंदर जो आप कल्चरल डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर केंद्रित है। मुगल पेंटिंग्स पे आप जानते हैं बहुत सवाल आते हैं। इसके अतिरिक्त पर्शियन साहित्य के ऊपर और जो संस्कृत और पर्शियन साहित्य के बीच में जो समन्वय हुआ या अनुवाद की परंपरा विकसित हुई, इस पर बहुत प्रश्न आते हैं। मुगल वास्तु के ऊपर, मुगल पेंटिंग्स पे काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो यह भी 6 से 7 सवाल 2 परीक्षाओं में पिछले में इसका प्रतिनिधित्व रहा है। इसके बाद जो थर्ड इसका पार्ट है पहले पेपर का, वह हिस्टोरियोग्राफी एंड फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री पर है, अर्थात इतिहास लेखन और इतिहास दर्शन। बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत जटिल लगता है ये प्रश्न पत्र का ये वाला खंड, और इसमें निश्चित रूप से शिक्षक की भी आवश्यकता होती है अवधारणात्मक सवालों में। यहाँ संदर्भ आया है तो मैं एक बात कहता चलूँ कि प्रश्नों का जो पैटर्न आप देखेंगे, यदि आप 2020 की परीक्षा को देखें तो उसमें आपको जो प्रश्न संभावित हो सकते हैं सहायक आचार्य जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के संदर्भ में, ऐसे कुछ प्रश्न हमें नदारद मिले। जैसे जो कथन और कारण वाला या रीजन और असर्शन वाले प्रश्न होते हैं, जो आपसे एक वैचारिक समझ की मांग करते हैं, वो प्रश्न नहीं थे। अर्थात प्रश्न पत्र मोटे तौर पर कहना चाहिए कि तथ्यात्मक थे, सीधे थे या स्मृति आधारित थे। यदि आपको तथ्यों की जानकारी है, यदि इतिहास की के बारे में आपको फैक्ट्स पता हैं, तो आप उन प्रश्न पत्रों को निकाल सकते थे। तो उस दृष्टि से जो प्रश्न पत्रों का स्वरूप है वो इस तरीके का है कि आप बिना शिक्षक के भी काम चला सकते हैं। ये एक दिलासा देने वाली बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जो दूरस्थ हैं या जो जिनके पास किसी शिक्षक की का मार्ग निर्देशन उपलब्ध नहीं है। उस संदर्भ में यदि हम इस प्रश्न पत्र के तीसरे खंड को, इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन को देखें, तो इसमें भी हम ये पाते हैं कि बहुत से प्रश्न जो हैं वो फैक्ट ओरिएंटेड हैं, या प्रश्न जो हैं वो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव, हाईली ऑब्जेक्टिव हैं। तो उनमें इस पेपर में भी स्पेकुलेटिव फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री पे बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि इसके अंदर वीको से लेकर के फुकुयामा तक ये जो है इतिहास के दार्शनिक आते हैं। और स्पेकुलेटिव फिलोसॉफी वह है जो एक परिकल्पना करती है कि इतिहास कैसे आगे बढ़ रहा है। मार्क्स कहते हैं कि ये द्वंद्वात्मक रूप में बढ़ रहा है, फुकुयामा, हेगल इसको विचारों की लड़ाई कहते हैं, और अंत वो सब स्पेकुलेटिव फिलोसफर वो हैं जो इतिहास को किसी एक दिशा में जाता, किसी एक अंत की तरफ पहुंचता देखते हैं। तो ये स्पेकुलेटिव्स के ऊपर जो इतने सारे फिलोसोफर हैं उन पे एक दो सवाल बनते हैं। तो ये पोर्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इसमें जो दूसरा है वो हिस्टोरियोग्राफी है, इतिहास लेखन। ये बड़ा, चूंकि इसमें तथ्य बहुत होते हैं कि कौन सा ग्रीको रोमन प्रमुख था, या चाहिए चाइनीज हिस्टोरियन का नाम बताइए। इंडियन हिस्टोरियन से भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं, या उनकी कुछ अवधारणाओं पे आ जाते हैं जो सीधे सीधे फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो ये दो कंपोनेंट जो हैं हिस्टोरियोग्राफी और स्पेकुलेटिव फिलोसॉफी पे ज़्यादा सवाल हमें नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने जो पहला प्रश्न पत्र है उसके तीनों खंडों के उन अंशों को देखा जो अंश ज़्यादा प्रश्न बना रहे हैं। इनको देखने के बाद मैं कुछ पुस्तकें आपको सजेस्ट करूंगा। पुस्तकें बहुत सीमित या उस दृष्टि से चयनित की गई हैं कि कम समय में आपको संपूर्ण तैयारी करा सकें और परीक्षा में आपका कल्याण कर सकें। यहाँ प्राचीन भारत पे मैं अजमेरा बुक कंपनी की प्रोफेसर के जी शर्मा की किताब है, ये किताब सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और प्राचीन भारत के सारे सिलेबस को कवर भी करती है। तथ्यों पे भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है।
मेरा इसमें रणनीति यह है कि आप एक इस तरीके से पुस्तक रखें तीनों कालखंडों में, और उनके साथ एक कोई ऐसी किताब रखें जो आपको रेडी रेकनर की तरह हो, जिसमें जब आप थोड़ा बहुत उसको इतिहास के को थेमेटिक दृष्टि से समझ जाएं तो वो किताब आपको तथ्यों काफ़ी दे सके। तो उस दृष्टि से यहाँ मैंने सौरभ चौबे की ये प्राचीन भारत का चयन किया है। ज़रूरी नहीं है, आप इसके अलावा और भी बहुत सी पुस्तकें बाजार में हैं, आर्या कंपटीशन की है या किरण पब्लिकेशन की है, उनमें से कोई एक किताब ले सकते हैं इसके साथ पढ़ने के लिए। ये दो पढ़ करके आप प्राचीन भारत में मैं समझता हूँ कि आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे जिनके उत्तर यहाँ ना हो। इसके अतिरिक्त दोज हु आर प्रिपेयरिंग विद इंग्लिश मीडियम, they can choose this V.D. Mahajan. It's a very important book and it covers the entire syllabus of ancient India. Apart from this, you can take any ready reckoner like this, सौरभ चौबे। तो इस प्रकार प्राचीन भारत के लिए दो किताबें, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र को, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग विद इंग्लिश मीडियम दे कैन टेक सतीश चंद्र ऑफ मेडिवल इंडिया रिटन बाय सतीश चंद्र। बेसिकली इट वॉज रिटन इन इंग्लिश ओनली, हिंदी में तो इसका तर्जुमा या अनुवाद उपलब्ध है। तो ये किताब पूरे एक सिलेबस को कवर करती है। ज़रूरी नहीं है, इसके अतिरिक्त आप आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की या JL मेहता की पुस्तक भी ले सकते हैं, वो भी किताब कवर करती है। पर कोई भी एक लेखक की, सतीश, मैं यहाँ पर हरिश्चंद्र वर्मा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक संपादित पुस्तक है जिसमें अलग अलग लेखकों की रचनाएँ थीं, और वो थेमेटिक रूप से लिखी गई किताब है। वो कि कुछ अंशों के लिए अच्छी है। जब मैं अगला लेक्चर लूँगा तो ये भी प्रयास करूँगा कि किस किताब में से किस अंश को पढ़ें, तब जब आपके पास समय है। तो अभी जब आपके पास समय कम है तो मध्यकाल में आपको एक किताब उठानी है, या तो सतीश चंद्र लें या AL श्रीवास्तव लें। इसके साथ फिर मैंने एक सौरभ चौबे को लिया, पर आप कोई और ले सकते हैं। सब में वो उसी तरह की तालिकाएँ, उसी तरह की टेबल हैं। एक किताब मैं और सजेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं खुद इसमें एक लेखक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, ज्ञान वितान भारत एवं विश्व। ये किताब भारत और विश्व के सिविल सर्विस की दृष्टि से तैयार, भारत एवं विश्व के अध्ययन में सिविल सर्विस परीक्षा को ध्यान में रख के तैयार की गई है। परंतु इसके प्राचीन काल को तैयार करते समय एक विशद पुस्तक ध्यान में थी। एक शीघ्र ही आने वाली किताब है प्राचीन भारत का इतिहास, जो पुरापाषाण काल से पूर्व मध्यकाल तक विस्तृत है। तो उसकी कुछ तालिकाएं इसमें दी गई हैं। एक पूर्व पीठिका के रूप में इसको प्रयोग में लाया गया है कि किस तरीके से ये अभ्यर्थियों के उपयोगी साबित होगी। तो कतिपय इसमें दे दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास दर्शन में मैं आपको सिर्फ एक किताब सजेस्ट करूंगा, चाहे वो दीर्घ अध्ययन हो चाहे वो तात्कालिक अध्ययन हो। क्यों? क्योंकि जो बाकी किताबें हैं वो एक तो सिलेबस कवर नहीं करती, और दूसरे वो बहुधा उलझा देती हैं। मैं अमित कुमार रैंकवार की इतिहास दर्शन में इतिहास लेखन को सजेस्ट करूंगा। श्रीधरन की पुस्तक कवर, एक तो सिलेबस कवर नहीं करती, एक दूसरे कम समय में आप उसको इतिहास लेखन की दृष्टि से तो पढ़ सकते हैं, परंतु जो इतिहास दर्शन का पार्ट है वहाँ आपको अत्यंत मुश्किल आएगी। इसके अतिरिक्त पिछली परीक्षा में और पिछली परीक्षा के बाद एक बहुचर्चित हुई पुस्तक जो इतिहास दर्शन और लेखन के प्रश्नों का समुच्चय भर है, वो मैं यहाँ आपको अपनी तैयारी चेक करने के लिए बता सकता हूँ। डॉक्टर संजय कुमार की है, इतिहास दर्शन दिग्दर्शिका। तो ये दो पुस्तकें यदि आप पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका काम इस इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन में हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये मानता हूँ और इसको लेकर आश्वस्त हूँ कि कोई दो किताबें आप एक कालखंड में ले लेंगे तो आप पहले प्रश्न पत्र को काफ़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, या मैं कहूँगा कि एक आशातीत सफलता आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। हम अब दूसरे प्रश्न पत्र पे चलेंगे। दूसरे प्रश्न पत्र में भी फिर वही बात है कि जो इवेंटफुल पार्ट हैं, जो तथ्य बहुल पार्ट हैं, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न हैं। 18th सेंचुरी ट्रांजिशन, 18वीं शताब्दी का जो संक्रामक समय है, परिवर्तन है, उसमें बहुत से सवाल होते हैं। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से सवाल हैं, इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स से एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स, और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि इसमें जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, चाहे बंगाल हो, अवध हो, उन पर सवाल हो जाते हैं, और यूरोपियन शक्तियों के उन्होंने कहाँ बस्तियाँ बनाई, इस पर बहुत सारे सवाल बन जाते हैं।
और फिर जो ब्रिटिश रूल का जो विस्तार है बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा और सिखों के संदर्भ में, वो तो अपनी लड़ाइयों के लिए जाना ही जाता है, समझौतों के लिए जाना ही जाता है। तो इससे 7 से 8 सवाल महत्वपूर्ण है। कीजिएगा स्लाइड। फिर अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश राज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, डायरेक्ट कंट्रोल यानी कि द्वैध शासन से सीधे नियंत्रण तक, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, द चार्टर एक्ट 1833, द वॉइस ऑफ फ्री ट्रेड एंड चेंज करेक्टर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तो एंड इंग्लिश यूटिलिटेरियनिज्म। तो इसमें से बहुत सारे सवाल पिछले दिनों देखे गए हैं। क्यों? खासतौर से जो रेगुलेटिंग एक्ट की धाराएं हैं या चार्टर एक्ट के संदर्भ में जो बात है, क्योंकि उसने बहुत से आर्थिक परिवर्तन भी किए थे, उनसे बहुत से सवाल पूछे गए हैं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सेकंड पेपर में, इंडियन रेस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल, सोशियो कल्चर चेंजेस, कि भारत की जो प्रतिक्रिया हुई ब्रिटिश रूल को लेकर, इस सिलेबस में उसको 2-3 भागों में बांटा गया है। एक प्रतिक्रिया क्या रही कि हमने सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव किए, ये उनकी प्रेरणा भी थी, उनकी प्रतिक्रिया भी थी अंग्रेजों की, और उन बदलावों में बहुत से इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, बहुत से सोशल और रिलीजियस मूवमेंट पैदा हुए जो बहुत से फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। तो उनके ऊपर प्रश्न है। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि बहुत से एक्ट आए थे, उनके बारे में यहाँ बात होती है। वुड्स का एक्ट हुआ, चाहे वो इसके बाद थॉमसोनियन एक्ट हुआ, इन सब पे बात होती है। और भारतीय भाषाओं का साहित्य, क्योंकि बंगला, मराठा, गुजराती, इनमें नया मानकीकरण हो रहा था, बहुत से प्रश्न उनके ऊपर बन जाते हैं। फिर जो इसका मेजर कंपोनेंट है, उसका जो मुख्य घटक है, वो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। मुझे इसको विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, आप इन सबको जानते हैं, ब्राह्मण समाज से लेकर के आर्य समाज तक। फिर दूसरे धर्म में हुए परिवर्तन, इन पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये आप किसी भी रेडी रेकनर से पढ़ सकते हैं, तालिकाओं की मदद से याद कर सकते हैं, प्रश्न इन पे काफ़ी आएंगे। दैन द मूवमेंट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित एंड वीमेन, इनके ऊपर थोड़े कम सवाल देखने में मिले हैं, क्योंकि ये हमको 19वीं सेंचुरी का जो अपलिफ्टमेंट मूवमेंट है दलित और वीमेन का, उसमें ज़्यादा, 20वीं सेंचुरी का माफ़ कीजिएगा, वहाँ ज़्यादा आते हैं जब गांधीयन मूवमेंट चल रहा था, यहाँ थोड़े कम है। देन इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, 7वां। सर्वाधिक प्रश्न यदि बने हैं, एकमात्र यदि कोई सिलेबस का पार्ट है तो वो 7वां है, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसकी कई चरण हैं। पहला चरण जो 1907 में खत्म हो जाता है, या इसको 1915 तक गांधी जी का आगमन तक हम देख सकते हैं। इसमें दूसरा जो चरण है वो एज ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स है, उनके साथ समस्त आंदोलन है इसके अंदर। और इसके अतिरिक्त उस समय जो और हलचलें चल रही थी, संवैधानिक विकास की हलचलें चल रही थी, वो हैं। और ये जो है हमें कैबिनेट मिशन प्लान तक आता है। फिर इसकी दूसरी धाराएं, आजकल रिवॉल्यूशनरीज पे अक्सर प्रश्न आते हैं, पहले ये थोड़ा उपेक्षित था, पर हम ये पा रहे हैं कि पिछले दिनों 2-3 प्रश्न जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो महाराष्ट्र के अंदर और बंगाल में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुआ, और जो 1900 हम कह सकते हैं कि 30 तक चलता है, 1935 तक भी चलता है, चटगांव के यदि हम जोड़ लें 1932 तक, और कुछ छटपुट वो 1942 में देखने को मिलता है, उन पे बहुत से सवाल अब आने लगे हैं। तो ये 7वां जो है, उसके तीनों कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम इसके दूसरे पोर्शन पे आते हैं। यहाँ पर भी हम यही पाएंगे कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, वही जो तथ्य बहुल है या इवेंट फुल ऑफ इवेंट है। रेनेसां तथ्य बहुल है, क्योंकि पुनर्जागरण पे में बहुत सी गतिविधियाँ हुई आर्टिस्टिक, उन पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट सेकंड है, जहाँ ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, खासतौर से इसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन के कॉजेज एंड इफेक्ट पे सवाल बहुत पूछे गए हैं। तत्पश्चात फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति है, उसमें से बहुत प्रश्न बनते हैं, क्योंकि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही नहीं है, वो नेपोलियन एरा भी है। तो नेपोलियन के जो यूरोपियन वॉर हैं, यूरोपियन युद्ध हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। देन द फिफ्थ, 5वां जो पॉइंट है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19वीं सेंचुरी एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स, नेशन बिल्डिंग इन जर्मनी एंड इटली। तो नेशन बिल्डिंग इन जर्मनी एंड इटली से 2-1 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि इट इज ऑल्सो, दीज टू आर ऑल्सो फुल ऑफ इवेंट।
जर्मनी और इटली का जो एकीकरण है वो घटना प्रधान है, घटना बहुल है, तो बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन 19th सेंचुरी एशिया एंड अफ्रीका, कम सवाल हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ज्यादा सवाल हैं। तो छठे को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं इसमें से। एंड देन ये टॉपिक जो है वो राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड है। राजस्थान के इतिहास के जो बाकी बिंदु हैं उनसे तीन चार प्रश्न हैं। ज़्यादा प्रश्न 6 से 7 इससे हैं। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू मॉडर्न टाइम्स। तो आप देखिए कि इसमें संपूर्ण कालखंड लिया गया है, प्रागैतिहास से लेकर के अधुनातन समय तक का जो सांस्कृतिक विकास है, वास्तु के अंदर, मूर्ति शिल्प में, चित्रकला के अंदर, संगीत में, नृत्य में और थिएटर में या कहना चाहिए नाट्य में, वो सब इसमें संकलित कर लिया गया है। ये राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए कोई खास मुश्किल नहीं है क्योंकि जो राजस्थान की परीक्षाएं हैं उनके सामान्य अध्ययन में भी इसे बहुत पढ़ा जाता है। तो ये उन तैयारी इसकी मैं उम्मीद करता हूँ अभ्यर्थियों की वैसे सामान्यतः काफ़ी अच्छी रहती है। इसको हम कई किताबों से पढ़ सकते हैं, जयसिंह नीरज की पुस्तक भी है। इसके अतिरिक्त अलग अलग संदर्भ में पेंटिंग्स के ऊपर भी जयसिंह नीरज की किताब आती है, म्यूज़िक के ऊपर भी रमेश बुराना जी की किताब है, और इस आर्किटेक्चर के ऊपर भी 2-3 पुस्तकें हैं। जो मंदिर आर्किटेक्चर को नीलिमा वशिष्ठ हैं, या जो किले आपके ऊपर यागदेंद्र मनोहर जी की किताब है। तो ये यदि आप गहनता में जाएं तो वहाँ जा सकते हैं। परंतु अब इसके लिए जो किताबें हैं, सेकंड जो पेपर है उसके लिए भी मेरी रणनीति यही है कि हर कालखंड में 2 किताबें बहुत हैं, उनसे आप अपना काम चला सकते हैं, बहुत अच्छे से चला सकते हैं। वही पैटर्न है, एक पुस्तक जो किंचित कहना चाहिए कि स्तरीय है, एस चांद के ऊपर BL ग्रोवर की, ये आधुनिक भारत के संपूर्ण इतिहास को कवर करती है। और इसके साथ एक रेडी रेकनर के ऊपर के रूप में मैंने ये कोई बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक को अभी देखा था, आधुनिक भारत का इतिहास, बौद्धिक प्रकाशन। ये आपको तालिकाओं को और की दृष्टि से काफ़ी काम में आएगी। यहाँ मैं ज्ञानवृत्तांत भारतम विश्व की बात दोबारा करूँगा क्योंकि उसमें भी उसी प्रकार की बहुत सारी टेबल्स हैं, खासतौर से जो हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है या कि जो संवैधानिक विकास है या जो संस्थाओं का निर्माण है, उस पर काफ़ी टेबल उसमें है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग विद इंग्लिश मीडियम दे कैन चूज दिस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1707 टू प्रेजेंट डे। VD महाजन की बड़ी स्तरीय पुस्तक है। इससे मैं समझता हूँ कि आप प्रश्न पत्र को बड़ी सघनता से हल कर सकते हैं। जो दूसरा विश्व का इतिहास का खंड है, उसमें दीनानाथ वर्मा की किताब बड़ी अच्छी है, संक्षिप्त पुस्तक है, वही 3 महीने की तैयारी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ इस समय। या लाल बहादुर वर्मा की ये बड़ी अवधारणात्मक पुस्तक है, अधिकारी विद्वान हैं ये आधुनिक विश्व के इतिहास के। तो इन दोनों में से कोई एक पुस्तक आप चयन कर सकते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश। थॉमसन की यूरोप सिंस नेपोलियन, इट्स गुड बुक। और अदर देन दैट देयर आर सम बुक्स ऑन टाटा मैग्रीव हिल। तो इंग्लिश में तो इस संदर्भ में कोई समस्या ही नहीं है। हिंदी में आप इनमें से कोई एक किताब ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो किताबें जैसे यूनिक पब्लिकेशन की किताब विश्व के इतिहास, आधुनिक विश्व के इतिहास पे, वो आपको तथ्यों को याद कराने की दृष्टि से काम की है। राजस्थान के इतिहास के प्रारंभिक खंड के लिए प्रोफेसर KS गुप्ता की किताब अच्छी है। इसमें जो राजस्थान थ्रू द एजेस का पहला वॉल्यूम है, या तो आप ये पढ़ें या राजस्थान थ्रू द एजेस का जो पहला वॉल्यूम है दशरथ शर्मा जी के संपादन में, उसको पढ़ लें। बहुत छोटा सा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, पर वो बहुत छोटा सा है, वो आपको इसमें मदद कर देगा। मेडाइवल के ऊपर गोपीनाथ शर्मा जी की किताब अच्छी है। और आधुनिक में इसकी हम बात कर चुके हैं, आधुनिक में MS जैन साहब की ये किताब 3 महीने की तैयारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाहर जाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं। तो ये जो इस चर्चा का जो पहला हिस्सा है, इसमें मेरा उद्देश्य ये था कि विद्यार्थियों से, यदि वो इस दबाव में हैं या इस संशय में है कि 3 महीने में कैसे तैयारी की जाए, तो उनसे उन पुस्तकों की बात की जाए जो 3 महीने में इस परीक्षा के लिए उनको सफलतापूर्वक तैयार कर सकती हैं। और मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि आप परीक्षा के पैटर्न को देखें,
सिलेबस को देखें और इन किताबों को या ऐसी ही कुछ और किताबों को लेकर के चलें, एक दो किताबों को, तो आप इस सहायक आचार्य इतिहास की परीक्षा को में सफलता हासिल कर सकते हैं, उस सूरत में भी जब ये परीक्षा अक्टूबर में आयोजित की जाए। हालांकि फिर मैं कहूँगा कि यह लगभग असंभव सा है। दूसरे एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि सिलेबस बड़ा है, पर प्रश्नों के स्तर को यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रश्न कमोबेश कई बार आप ये पाएंगे कि प्रश्न प्रथम श्रेणी व्याख्याता में भी वैसे ही आ रहे थे, या ये पाएंगे कि प्रश्न जो यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा का जो जीएस का पेपर होता है उसमें जो इतिहास के प्रश्न आते हैं, कई बार बहुधा कुछ प्रश्न आप उसके कम तर भी पाएंगे। तो वो आपको दिलासा देता है, वो आपको आश्वस्त करता है कि सिलेबस तो व्यापक है, पर प्रश्न कुछ इस तरीके के हैं कि हम एक एक किताब लेकर के या एक रेडी रेकनर लेकर भी तैयारी करें तो इसमें सफल हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अवधारणात्मक समझ विकसित करने की फिलहाल कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आप विद्यार्थी इतिहास के मास्टर्स कर चुके हैं, तो जो समझ आपके पास इतिहास को लेकर के है, उसके बाद यदि आप इतिहास के तथ्यों पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो दोनों पेपर्स को बहुत सफलतापूर्वक कर लेंगे, ऐसी मुझे आश्वस्ति है। आपको इसके लिए शुभकामनाएं।